फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर इज जीरो, ठीक है, देन विच ऑफ द ऑप्शन बिलो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द क्यूब ऑफ दोज नंबर्स। देखिए दिया क्या हुआ है, मान लीजिए वो तीन नंबर क्या है, ए बी और सी है। दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और हमसे पूछा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड अगर जीरो है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में वैल्यू है इधर गुना में जाएगी जीरो के साथ, तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो अब बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो माइनस का है राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3xyz। हमसे पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आएगा, तीन गुने किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड। तो थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13, 26 और 39 को विभाजित करने पर शेषफल एक, दो और तीन आता हो। देखिए सबसे पहले मैं संख्या में से शेषफल घटा लेता हूं। 13 में से मतलब संख्या जो है, जब 13 को उस संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल एक आएगा, तो एक घटाऊंगा तो संख्या कितनी बची, 12। ठीक है, 26 में शेषफल कितना बच रहा है, 2, तो अब मूल संख्या कितनी बची, 24। 39 में शेषफल 3 आ रहा है, तो अब संख्या बची 6। यानी ये जो तीनों संख्या है उस, जो मान लीजिए मैंने x माना है, ये तीनों संख्याएं क्या है, x से भाग होंगी। ठीक है, और हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, एचसीएफ रहेगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों नंबर है वो किससे भाग हो रहे हैं, 12 से हो रहे हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 12। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई का एलसीएम 2079 है और एचसीएफ 27 है। यदि एक्स 189 है तो वाई का मान क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, किसके इक्वल होती है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं उनके प्रोडक्ट के, ठीक है ना, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, उनका एलसीएम और एचसीएफ की जो गुना आएगी वो उन नंबर के गुना के बराबर होती है। तो एलसीएम कितना है, 2079, और एचसीएफ है 27। ठीक है, किसके इक्वल है, 189, और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये 27 से कट जाएगा, 27 सॉरी ये 189 है। ठीक है, 27 से कैंसिल हो जाएगा, 27 सते 189, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 निम 63, सतु सतु 49। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 297। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस संख्या की वैल्यू ये है तो हमें इस संख्या का मान पता करना है। ठीक है, तो देखिए 1/36.18 का मान दिया हुआ है 0.0276। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डेसिमल हटा दीजिए, तो 1/36.18, ये जो डेसिमल हटाया है इसका 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ गई, 276, और डेसिमल हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 100 को भी क्या करो, नीचे ले आओ, 5 6। ठीक है, तो 1/3618 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 276 बटे ये 6 जीरो है यानी 10 लाख। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यानी 1/0.0003618 की वैल्यू निकालनी है। तो डेसिमल हटा दीजिए, जब डेसिमल हटाओगे तो आप देखिए कितनी जीरो आएंगे, 3 और 3 6 और एक 7, ऊपर कितनी आ जाएंगी, 3 और 3 6 और एक 7। ठीक है, और ये बचेगा क्या, वही 3618। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गुना, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं 276 बटे
1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से ये 6 जीरो कटेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2760। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 8 years ऑन 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 175 ऑन मेच्योरिटी, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। देखिए कुछ अमाउंट है जो 8 साल के लिए इन्वेस्ट की गई, और किस रेट पे? 5% पे। ठीक है, और 8 साल के बाद वो अमाउंट जो हो गई वो कितनी हो गई? 175। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कितनी होगी? 175। ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए ब्याज जो है वो हर साल इक्वल अमाउंट में लगता है, तो 5% एक साल में लग रहा है, तो 8 साल में कितना लगेगा? 8 × 5 यानी 40%। ठीक है, तो पी मैं मान लेता हूं ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे 40% अगर मैं ब्याज लगाऊंगा, तो प्रिंसिपल का कितना परसेंट हो जाएगा? 140%। 140% किसके इक्वल है? 175। ठीक है ना, प्रिंसिपल का 140% किसके इक्वल आ गया? 175 के। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा मैं, 140/100। ठीक है, 175, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 पे कैंसिल करेंगे 7, यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। ठीक है, तो पी यानी हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा? 5 × 25 यानी 125 आ गया। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति 12 झाड़ू से 4 दिन में फर्श साफ कर सकते हैं, 8 व्यक्ति 8 झाड़ू से कितने दिनों में फर्श साफ करेंगे। देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। ठीक है, देखिए 12 व्यक्ति कितनी झाड़ू का उपयोग कर रहे हैं? 12 झाड़ू का, और 8 व्यक्ति 8 झाड़ू का, तो 12 झाड़ू और 8 झाड़ू तो स्टेटमेंट पूरा करने के लिए दी गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व करने में इसका यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं मैन की संख्या देखता हूं, कितने आदमी हैं? 12 व्यक्ति है, तो M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 गुना टाइम कितना दिया हुआ है? 4 दिन, और वर्क क्या है? वर्क मान लीजिए 1 यूनिट है। ठीक है ना, 1 यूनिट, क्योंकि 12 व्यक्ति 4 दिन में कुछ ना कुछ काम करेंगे। अब काम का जिक्र नहीं है, काम क्या है? फर्श को साफ करना। पहली कंडीशन में भी फर्श साफ होगा, दूसरी कंडीशन में भी, तो मैं उसको मान लेता हूं 1 यूनिट। इसके इक्वल है M2। दूसरी कंडीशन में मैन पावर कितनी है? 8 व्यक्ति। हमसे टाइम पूछा है D2। दूसरी कंडीशन में भी हम फर्श साफ करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी 1 रख लेता हूं। जो काटना है वो काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा 6, तो टाइम आ गया हमारे पास 6 डेज। तो जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण का आता है। मान लीजिए कोण x है। ठीक है, तो संपूरक कोण किसके बराबर होगा? 180 माइनस एक्स के। तो बोला गया है जो x इक्वल है संपूरक कोण के आधे के, यानी 180 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2, ये दिया हुआ है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा। 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 2x, और ये वाला जो x है लेफ्ट हैंड साइड में जाके ऐड हो जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 180। तो 3x की वैल्यू 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री, और x क्या था? जो कोण हमने माना था, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल है √3 के, तो cos क्यूब थीटा प्लस सीकेंड क्यूब थीटा का मान क्या है वो बताइए। देखिए cos थीटा प्लस सीकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, इसके इक्वल आ गया √3 के। उसी तरह ये वैल्यू दी गई है, तो हमें मान के किसका निकालना है? cos क्यूब थीटा, और सीकेंड क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos क्यूब थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो फॉर्मेशन है वो एक फॉर्मूले की फॉर्मेशन है, किस टाइप का? मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल होगा? k क्यूब माइनस 3k। ठीक है ना, अब डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले हैं वो इसके जैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? √3, तो हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा? √3 का क्यूब माइनस 3 √3। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? √3 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 √3 माइनस 3 √3, पहले से ही था, तो ये कट के क्या आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर डिविजिबल बाय 50 बट नॉट बाय हंड्रेड्स। इस संख्या के कितने फैक्टर 50 से भाग होंगे लेकिन 100 से भाग नहीं होंगे। तो मैं संख्या लिख रहा हूं 2 की पावर 3,
गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4, 7 की पावर 2। ठीक है, ये इस संख्या के मुझे फैक्टर्स बताने हैं कितने होंगे जो 50 से भाग हो रहे हैं और 100 से नहीं। ठीक है ना, 100 से नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसको 50 के मल्टीपल में लिखता हूं। 50 के लिए मुझे क्या चाहिए, 25 गुना 2। ठीक है, तो 1 2 मैं यहां से उठा लेता हूं। ठीक है, और 3 का क्यूब एज इट इज, और 25 यहां से उठा लेता हूं, यानी 5 का 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, तो 25 और 2 यानी 50, यानी इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया 50। 50 गुना 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 7 रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है, अब मुझे इसके फैक्टर्स काउंट करने हैं, तो मैं किस किस को काउंट करूंगा, इसको काउंट करूंगा, इसको काउंट करूंगा, इसको काउंट करूंगा। ठीक है, इसको काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने 2 को 50 के मल्टीपल में लिया तो 2 50 के साथ गुना होकर क्या बनाता है, 100 या 100 का मल्टीपल। ठीक है, 100 का मल्टीपल बन जाएगा तो संख्या गुणनखंड जो भी होगा संख्या 100 से भाग हो जाएगी, लेकिन हमें 100 से भाग नहीं करना है। तो हम 2 की पावर 2 है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकलेंगे, पावर में एक जोड़ के गुना कर दीजिए। तो 3 की पावर कितनी है, 3, तो 3 में एक जोड़ूंगा, गुना 5 की पावर कितनी है, 2, तो 2 में एक जोड़ूंगा, गुना 7 की पावर कितनी है, 2, तो 2 में एक जोड़ूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 4 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो ये आ गया 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो ऐसी 36 गुणनखंड है जो 100 से भाग नहीं होंगे, 50 से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है तो समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए, लेंथ जो है शुरू में मैंने मान ली 100 यूनिट है। ठीक है, तो 70% का इंक्रीज हुआ, 70% का इंक्रीज हुआ, तो ये कितनी हो गई, 170। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, चूंकि मुझे इसमें एरिया इक्वल रखना है, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ एरिया मुझे इक्वल रखना है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू मैं लेंथ के ऑपोजिट मान लेता हूं। मैंने ब्रेड्थ मान ली शुरू में 170 और फाइनल मेरी आई 100। क्यों, क्योंकि एरिया इसमें इक्वल आ जाएगा। ऊपर देखिए एरिया कितना है, 17,000, और नीचे भी क्या है, 17,000। 100 मैंने माना है। ठीक है, 70% इंक्रीज करके हमारा आ गया। एरिया इक्वल रखने के लिए मैंने ये वैल्यू उलट कर दी। ठीक है ना, लेंथ के ऑपोजिट कर दी। ठीक है ना, अब पूछा क्या है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल बराबर रहे। तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की है, शुरू में 170 थी, अब वो 100 कर दी, यानी कितनी कम की है, माइनस का 70। तो 70 का डिक्रीज किया है 170 पे गुना 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 700/17 ये अप्रोक्स आएगा 41%। ठीक है ना, 41%। ये जो 61 लिखा हुआ है ये क्या है, 41। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों की गति 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए संबंधित समय का अनुपात क्या है। देखिए, जो स्पीड होती है यानी गति है, जो गति है या स्पीड है वो किसके इक्वल है, दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ पे दूरी क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर दूरी दूरी फिक्स है तो गति जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी समय के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें जैसे गति का रेशो दिया हुआ है, गति का रेशो क्या है, 2:3:4। चूंकि गति समय के उलट है, तो अगर मैं समय का रेशो निकालूंगा तो वो गति के रेशो का उल्टा होगा, 2 की बजाय 1/2, 3 की बजाय 1/3, और 4 की बजाय 1/4। ये हमारा आंसर है। लेकिन ऑप्शन में जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। क्या आया एलसीएम, 12। तो मैं पूरे रेशियो को 12 से गुना कर देता हूँ। ठीक है ना, तो एलसीएम जो आया था 12, उससे मैंने गुना किया। तो पहली जो वैल्यू थी 1/2 को 12 से गुना करूंगा 6, रेशियो फिर 1/3 से गुना करूंगा 4, फिर 1/4 से करूंगा 3, यानी 643। जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने दो वस्तुएं प्रत्येक 4,000 रुपए में बेची। एक पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% का नुकसान। कुल लाभ या हानि को निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। ये हटा दीजिए। ठीक है ना, तो टोटल एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस। दो वस्तुएं 4,000 रुपए में बेची है प्रत्येक, तो 4,000 प्लस 4,000 यानी 8,000 रुपए तो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और
एक बार 15% का प्रॉफिट है और एक 15% का लॉस है। अगर वैल्यू सेम हो प्रॉफिट लॉस की तो ओवरऑल हमेशा लॉस होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है, -x² बाई 100। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर यानी x की वैल्यू क्या होगी 15, 15 का स्क्वायर 225, 225/100 यानी लॉस आ गया 2.25%। ये हमारा लॉस आ गया, ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूं मेरा कॉस्ट प्राइस था 100% था, ठीक है, उसके ऊपर जो लॉस हुआ है वो 2.2% का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया मेरा 97.75%। ठीक है ना, 97.75%। अभी इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 8,000। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कुल लाभ या हानि। हमें पता चल गया हानि हानि होगी, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो 97.25% इक्वल है 8,000 के, तो 1% किसके इक्वल होगा 8,000/97.25। ठीक है, 1% ये डिवाइड में आ जाएगा, परसेंट नहीं आएगा। और 2.25% की वैल्यू निकालनी है तो ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास अप्रोक्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 184 आंसर आएगा। ठीक है ना, इसके आसपास की वैल्यू रहेगी। तो उसने बोला भी हुआ है निकटतम वैल्यू। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के भाजक की संख्या क्या है। ठीक है ना, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, कितने बन पाएंगे। तो 120 को मैं लिख सकता हूँ, 2 से भाग करेंगे 60, फिर 2 से भाग करेंगे फिर 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे 15, और फिर 3 से करेंगे और 5। ठीक है, मेरे पास 2 2 2 3 5। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स निकालने को कैसे आएंगे, पावर्स में एक जोड़ के गुना कर दीजिए, यानी 3+1। जो ये 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 में एक जोड़ दिया, इंटू 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में एक जोड़ दिया, फिर 5 की पावर कितनी है 1, 1 में फिर एक जोड़ दिया। ठीक है, और इनकी गुना कर दी, तो यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यूनिट, 16 नंबर आ गया। ठीक है ना, 16 वैल्यू है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन 324 सेंटीमीटर क्यूब के घन को एक घनाभ में डाला गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:2 है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है ना, इसका रेशियो क्या है 3:2:2 है। ठीक है, और घन को घनाभ में डाल दिया, तो घनाभ यानी घनाभ, इसका भी वॉल्यूम कितना हुआ 324 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा है लंबाई यानी एल जो है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है रेशियो में दी गई है। ठीक है, तो मैं इनको लेंथ मान लेता हूँ, 3 को मान लेता हूँ 3x, 2 को 2x, और फिर इस 2 को 2x। ठीक है, तो तीनों की गुना करूंगा तो मेरे पास घनाभ की वॉल्यूम आ जाएगी। तो 324 किसके इक्वल आ गया 3x, 3x, 2x एंड 2x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 324 इक्वल है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x³ ठीक है, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 दूना 24, 12 7 84। ठीक है, तो 27 आ गया x³ के। तो यहाँ से 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, मुझे निकालनी है लेंथ, लेंथ कितनी है 3x, तो x की जगह मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो मेरे पास l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 यूनिट, यानी 9 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में है, तो लेंथ की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करिए क्या, पहली जो दो टर्म है इसमें से 1/3 कॉमन ले लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो अंदर क्या बचा 7/3 -11/4। ठीक है ना, प्लस, ठीक है, यहाँ पे करिए 13/16, और 1/जो 8 है, ऊपर वाली टर्म को भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे वाली को भी 2 से, तो ये आ गया 2/16। ठीक है, अब मैं इस टर्म को सोल्व करता हूँ 1/3, अंदर मैं एलसीएम ले रहा हूँ 12, तो ये आ गया 3 चौक 12, 4 की 7 से गुना करूंगा तो 28, और यहाँ पे 11 3 33। ठीक है, प्लस यहाँ पे एलसीएम 16 ही रहेगा, तो 13 - 2 11। ठीक है, तो मेरे पास क्या टर्म आई 28 - 33, तो माइनस का 5, डिनोमिनेटर में क्या है 12 3 36। ठीक है, प्लस 11/16। ठीक है, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 144, 36 चौक 144, तो माइनस का 20, प्लस 16 में 144, 9 को 11 से गुना करूंगा 99, 99 - 20 यानी 79/144। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20% स्पिरिट युक्त 50 लीटर तरल को 10 लीटर पानी के साथ मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, शुरू में लिक्विड कितना है, 50 लीटर, ठीक है ना, उसमें 20% स्पिरिट है, यानी 50 का 20% कितना आ गया, 10 लीटर, ठीक है ना। और फिर बचा हुआ वाटर कितना हुआ, फिर 50 - 10 यानी 40 लीटर, ठीक है। 50 लीटर तरल में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो इस मिश्रण के अंदर मैंने 10 लीटर क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल जो लिक्विड है अब कितना हो गया, 60 लीटर। पूछा क्या है, परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत कितना है। तो स्पिरिट कितनी है, 10 लीटर, और टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 60 लीटर। हमें परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 की परसेंटेज क्या होती है, 16/2/3, ठीक है ना। 16/2/3%, ठीक। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटोरे में 9 नीली गेंदें हैं, यानी 9 क्या है, ब्लू, 7 सफेद यानी व्हाइट, और 5 काली गेंदें हैं, यानी BL, ठीक है ना। कितनी है BL, ब्लैक कितनी है, 5, ठीक है, और 5 ब्लैक, ठीक है ना। यदि एक बार में 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो यहां से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो ठीक एक गेंद के व्हाइट होने की संभावना क्या है। यहां से मुझे क्या चाहिए, 1 व्हाइट चाहिए, प्लस में एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसमें पॉसिबिलिटी चेक करता हूं। मैं मान के चलता हूं मेरी पहली गेंद व्हाइट है, पहली गेंद व्हाइट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल बाय टोटल केस, फेवरेबल केस बाय टोटल केस, यानी 7 गेंद, टोटल गेंदें कितनी है व्हाइट, 7, और टोटल केस कितने हैं, 9 और 7 16, और 16 और 5 21, ठीक है। फिर मैंने जो दूसरी गेंद निकाली, यानी पहली गेंद क्या निकाली, व्हाइट, दूसरी गेंद मान के चलिए मेरी ब्लू आ गई, दूसरी गेंद मेरी क्या आई है, ब्लू। एक केस तो ये बन गया। अब ब्लू कितनी है, 9, और अब पेटी में मतलब कि एक कटोरे में टोटल गेंद कितनी बची, पहले कितनी थी, 21, तो मैंने 21 में से एक गेंद निकाल ली, तो बची कितनी, 20। तो एक केस तो ये है। दूसरा केस, मान लीजिए मैंने पहली गेंद निकाली और वो ब्लू निकल गई, तो ब्लू कितनी है, 9, और टोटल गेंद है 21, लेकिन मुझे एक गेंद व्हाइट निकालनी है, तो दूसरी गेंद कौन सी निकलेगी, व्हाइट। तो व्हाइट कैसे निकलेगी, टोटल व्हाइट कितनी है, 7, और अब कटोरे में गेंद कितनी बची, 21 पहले थी, एक निकाल ली, 20, एक केस ये बनेगा, ठीक है। व्हाइट का ब्लू के साथ तो मैंने केस बना लिया, अब मैं व्हाइट का ब्लैक के साथ बनाता हूं। मेरी पहली गेंद निकली व्हाइट, यानी 7/21, 7/21, मेरी दूसरी गेंद ब्लैक निकलने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक गेंद कितनी है, 5, और कटोरे में गेंद कितनी बची, 20। इसी को मैं उल्टा करके लिखता हूँ, पहली गेंद मैंने निकाली ब्लैक, ठीक है, और दूसरी ब्लैक, और टोटल कटोरे में गेंद कितनी है, 21। अब मैं ब्लैक के बाद व्हाइट निकालूंगा, तो व्हाइट कितनी है, 7, और अब गेंद कितनी बची है, 20। अब आप देखोगे ये जो दोनों है टर्म, दोनों एक जैसी है, और ये टर्म दोनों एक जैसी है, ठीक है। तो इसको 2 से गुना करूंगा, तो मान लीजिए मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों एक जैसी है, ये दोनों एक जैसी, और ये लास्ट वाली दोनों एक जैसी, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कितना आएगा, 7 × 9 21 × 20, इसको मैंने 2 से गुना कर दिया, ठीक है, प्लस 7 × 5 और 21 × 20, इसको भी 2 से गुना कर दिया, ठीक है ना। जो कटता है काट देंगे, 2 से काटिए इसको, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ 2 से काटिए, यहाँ पर भी 10, ठीक है, और 7 से कैंसिल होता है, 7×3 = 21, और यहाँ पे 7 से कैंसिल होता है, 7×3 = 21, तो ऊपर क्या बचा, 9, 9/30, और यहाँ पे कितना है, 5/30, ठीक है ना। तो 30 एलसीएम आ गया, कितना आ गया आंसर, 14/30, 2 पे काट दीजिए इसको भी, 7/15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल सेवा 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण विवादित हो गई, गति को मूल गति के 4/5वें हिस्से तक कम कर दिया गया था, इसके कारण इसमें 45 मिनट की देरी हुई। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो ए पॉइंट से चली, ठीक है, और कुछ दूरी पे वो बी पॉइंट पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक है ना, और इसके बीच की जो दूरी दे रखी है वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, ठीक है। और इस दौरान जब दुर्घटना हुई, मान लीजिए उसे सी पॉइंट पे पहुंचना था, ठीक है ना। जब दुर्घटना हो गई बी पॉइंट पे, तो गति को मूल गति के 4/5वें हिस्से तक कम कर दिया गया। मान लीजिए गति क्या है, एस, तो इसका 4/5वां हिस्सा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया।
ठीक है, तो 4/5 से मुझे क्या पता चला कि 4/5 का मतलब है अगर मूल गति 5 यूनिट है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के बाद कितनी हो गई बाद में 4 यूनिट। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो स्पीड है वो 5 थी और दुर्घटना के बाद जो स्पीड हो गई 5 से घट के 4 हो गई। ठीक है, अब चूंकि दुर्घटना के बाद स्पीड घटी है 5 से 4 यूनिट हुई है, तो इसके कारण मुझे कितने मिनट देरी हुई, हमारी जो ट्रेन थी वो 45 मिनट देर हो गई। ठीक है ना। अब यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर हुई होती, यानी सेम कंडीशन में दोबारा लिखता हूँ, ये ए पॉइंट है, पहली बार घटना कहां हुई थी, बी पॉइंट पे, ठीक है, जो 30 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन अब उसने बोला है 18 किलोमीटर और दूर हुई होती, यानी एक पॉइंट मान लीजिए बी और सी के बीच में डी पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन सेम रहेगा, कहां पे जाना है उसको, सी। लेकिन अब बी की बजाय डी पे एक्सीडेंट हुआ है और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 18 किलोमीटर। ठीक है ना। अब डी पॉइंट पे जब एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रेन कितनी मिनट देर हो रही है, 36 मिनट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ए से डी तक स्पीड कितनी थी, 5, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद 4/5 हो रही है, तो डी पॉइंट के बाद अब स्पीड घट जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, एस बराबर है 4। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, मैं ये डी पॉइंट ऊपर वाले हिस्से में भी ले लेता हूं। आप जरा जो ध्यान से देखेंगे पॉइंट बी से डी में पहले केस में स्पीड कितनी है, 4 यूनिट, और बी से डी सेकंड केस में, ये पहला केस है, ये सेकंड केस है। ठीक है ना, सेकंड केस में स्पीड बी से डी कितनी है, ये वाली। ठीक है, इस स्पीड वेरिएशन की वजह से टाइम में भी वेरिएशन आया है, कितना आया है, 45 - 36 यानी 9 यूनिट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट बी और डी के बीच में, पॉइंट बी और डी के बीच में डिस्टेंस जो है फिक्स है, फिक्स। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो S1 T1 बराबर होता है S2 T2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं S1 बाई S2 बराबर है T2 बाई T1। देखिए S1 में स्पीड कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, तो मैं 4 लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में S2 कितनी है, 5 यूनिट, 5। ठीक है, तो यहां से मुझे टाइम के बीच रिलेशन पता चल गई कि पहली कंडीशन में टाइम अगर 5 यूनिट लगा है तो दूसरी कंडीशन में कितना लगेगा, 4 यूनिट, और इस टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, बट एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट, 9 मिनट, सॉरी ये यूनिट नहीं है, मिनट। ठीक है, देखिए यहां तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और यहाँ टाइम का डिफरेंस है 9 मिनट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 मिनट आ गई। ठीक है, और T2 की अगर हमें समय निकालना हो तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 36 मिनट, यानी पॉइंट बी से डी तक पहुंचने में ट्रेन को 36 मिनट लगे और दूरी कितनी थी, 18 किलोमीटर। हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितने में दिया हुआ है, मिनट में, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 60 ऊपर आ जाएगा गुना में। ठीक है, 18 × 18, 18 × 36, 2 से काटेंगे 30, यानी जो स्पीड आई है वो कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या है, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4, 1। हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 3 को एज इट इज रखो और इसके पीछे जितने भी डिजिट है उतनी जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ 8। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका मान निकालिए। अब बोर्डमोस रूल के अकॉर्डिंग, बोर्डमोस रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। ठीक है, फिर क्या, ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, 6 और 4 10। ठीक है ना, ये 10 × 4/2 -5 - 3। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखिए भाग तो कोई है नहीं, गुना सोल्व होगी, तो इस गुना को सोल्व करता हूँ, 2 पे काटेंगे 5, 5 चौक 20, 20 और 5 25, और -3 22। ठीक है ना, 25 - 3 22, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कैन वर्क एज फास्ट एज वाई एंड जेड टुगेदर। देखिए एक्स जो है वो वाई और जेड जितना काम कर सकता है। ठीक है ना, इतनी तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिनिश द सेम टास्क 3 टाइम एज फास्ट एज जेड। एक्स और वाई जो है वो काम को फिनिश कर सकते हैं जेड के 3 गुना तेजी से। ठीक है ना,
फिर क्या दिया हुआ है, इफ ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज, और तीनों मिलके एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इन हाउ मेनी डेज विल जेड टेक टू फिनिश द टास्क, जेड जो है वो काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक्स जो है वो कितना फास्ट है, वाई और जेड के जितना काम करता है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई है वो 3 जेड के बराबर काम करता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 15 दिन में काम करता है। तो यहाँ पे जो एक्स प्लस जेड है इसकी जगह मैं 3 जेड रख सकता हूँ। तो अब मुझे क्या मिला, 3 जेड मैंने एक्स प्लस वाई की जगह रखा, 1 जेड पहले ही था। 4 जेड क्या कर सकते हैं काम को, 4 जेड काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 1 जेड कितने दिन में करेगा, क्योंकि जेड का ही निकालना है। तो 1 जेड तो 4 गुना ज्यादा दिन लेगा, यानी 15 चौक 60, 60 डेज लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर ऊंचाई के एक वॉच टावर से टावर के आधार के माध्यम से एक क्षैतिज रेखा में दो चट्टानों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि चट्टान एक ही तरफ है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक टावर है, ठीक है, और ये क्या है, बेस लाइन। ठीक है, ये मैं मिटा लेता हूँ उसको, और यहाँ पे एक बेस लाइन है, ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट है बेस लाइन पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो इस टावर के अवनमन कोण कितने दिए हुए हैं, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 45 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट क्या है बेस का, ओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी और सी, हमें निकालना है बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए, अगर अभी जो वैल्यू दी हुई है मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ए बी ओ में देखूं, ए बी ओ में देखूं तो एंगल कितना है, 30। तो बेस वैल्यू क्या होती है, जो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर है वो 1 होता है, और जो कर्ण है वो 2 होता है, और बेस जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल देखता हूं, मतलब परपेंडिकुलर 1 होता है, बेस √3 होता है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 होता है। ठीक है, कब, जब एंगल 30 डिग्री हो। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी में, ए ए ओ सी में या ए सी ओ में, ठीक है, एंगल कितना है, 45। अगर एंगल 45 हो और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सामने वाला एंगल भी 45 होगा। और एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर सेम है तो आमने सामने की भुजाई भी बराबर होगी। तो यहाँ पे ओसी की लेंथ कितनी आ गई, 1 यूनिट। और अगर मैं पी बी एच निकाल लूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ओ ए पहले से ही 1 था, तो बेस अपने आप 1 हो गया। ठीक है, एच निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओसी की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। तो जो बेस वैल्यू जो मैंने मानी है उसके अकॉर्डिंग बीसी की वैल्यू कितनी आई है, हमारी पूरी वैल्यू √3 थी, उसमें से 1 यूनिट घटा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन लेकिन हमें दिया हुआ है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टावर की ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर। हमने टावर की ऊंचाई 1 यूनिट मानी हुई थी। तो अगर मैं इसको 200 से गुना कर दूं तो 200 मीटर आ जाएगी। अगर मैं इसको 200 से गुना कर रहा हूं तो मुझे इसको भी 200 से गुना करना पड़ेगा। और जो मेरी बीसी की वैल्यू क्या आई थी, √3 - 1, इसको भी 200 से गुना करना पड़ेगा। तो बीसी की जो वैल्यू निकालनी थी वो हमारी क्या आ गई, 200 इंटू √3 - 1। ठीक है ना, ये आ गई। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इतनी कैलकुलेशन जो की है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए की है, वरना ये जो मेथड है काफी इजी है। ठीक है ना, तो आप देखिए ऑप्शन सी में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या होगा, √3 - 1 आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक्स और वाई लंबाई की दो जीवाएं केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनाती हैं। इस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब कौन सी इक्वेशन बनेगी, कौन सा सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, वृत्त। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया और इसके अंदर मैंने दो जीवाएं ड्रॉ कर ली। ए, एक ये रही ए बी, और एक थोड़ी सी बड़ी
सी डी, सेंटर क्या है ओ, ठीक है। तो मैं ए, सेंटर क्या है ओ, ओ ए और ओ बी को मिलाता हूं, ठीक है। तो जीवा ए बी सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री, ठीक है। और ए ओ बराबर है ओ बी, क्यों, रेडियस है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ ए की वैल्यू मैंने मान ली, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, एक्स, ठीक है। और अगर ए ओ और ओ बी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। एक एंगल 60 है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तीनों एंगल 60-60 के हैं तो ये क्या होगी, समबाहु त्रिभुज। तो तीनों की जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स एक्स। अब क्या है, दूसरी जीवा की लंबाई क्या है, वाई। तो यानी सी डी की लंबाई क्या है, वाई, ठीक है। तो मैं ओ सी को मिलाता हूँ, ओ सी, और ओडी को मिलाता हूँ, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन 90 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर ए ओ बराबर है ओ बी, ये किसके इक्वल आई है, एक्स के, तो ओडी बराबर होगा ओसी के, वो भी एक्स के बराबर होगा क्योंकि रेडियस है, ठीक है। तो ओसी की वैल्यू आ गई एक्स और ओडी की वैल्यू आ गई एक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, अंडर रूट बेस कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू एक्स, अंडर रूट टू एक्स। तो आप देखिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसमें बोर्डमोस रूल लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 गुना 2, 6 गुना 2 12, ठीक है। डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सिंबल है तो पहले एडिशन को सोल्व करेंगे, 5 और 1 6, 8 - 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 12, और डिनोमिनेटर में 8 - 6 2, 2 से काटेंगे 6। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है। मैंने मान लिया टोटल आबादी 100 थी, तो इसकी 20%, 20% यानी 20, तो यानी 100 में से 20 लोग अस्थमा से प्रभावित है, अस्थमा, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, जिसमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। यानी इस 20 में से भी जो 90% है, 90% है वो आटा मिल में काम करते हैं, और बाकी के 10 का अभी बताया नहीं है, ठीक है ना। तो 20 का 90% कितना होता है, 18, ठीक है ना। 18 लोग क्या है, अस्थमा वाले हैं और आटा मिल में काम करते हैं, आटा मिल में काम करते हैं, ठीक है। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहे हैं, यानी कुल जनसंख्या कितनी थी 30, और सॉरी कुल जनसंख्या थी 100, और 100 का 30%, 30% कितना आ गया 30। तो आटा मिल में कुल कितने, यानी आटा मिल में कुल कितने वर्कर हैं 30, ठीक है। यदि कुल जनसंख्या का 30% लोग आटा मिलों में काम कर रहे हैं, तो आटा मिलों में काम करने वाले अस्थमा से पीड़ित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए टोटल अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति जो आटा मिल में काम करते हैं वो कितने हैं, 18, और आटा मिल में टोटल लोग कितने हैं 30, ठीक है। तो 18 लोगों का हमें परसेंटेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 30 पीपल, तो गुना 100 से करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है। तो 6 से काटेंगे, 6 तिये 18, 6 पंजा 30, तो 5 से काटेंगे 20, 20 तिये 60, यानी 60%, 60% लोग आटा मिल में अस्थमा रोग से पीड़ित हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अंडर रूट 75 है और अंडर रूट 147 है, ठीक है ना। 75 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 25, ठीक है ना, ऊपर अंडर रूट प्लस 147 3 पे कटेगा तो 3 × 49 ऊपर अंडर रूट, ठीक है ना। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 3, अंडर रूट के अंदर 3। तो 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, 7 बाहर आ गया अंदर क्या रहा अंडर रूट 3। तो ये 5 अंडर रूट 3 है, ये 7 अंडर रूट 3 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
जबकि 24 अर्धकुशल श्रमिक को उसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिनों की आवश्यकता होती है। तो मैं कुशल श्रमिक को के से डिनोट करता हूं, तो 18 कुशल श्रमिक को कार्य करने में 12 दिन लगते हैं, वो सेम काम करेंगे दोनों। और 24 अर्धकुशल यानी ए से अर्धकुशल को काम करने में 15 दिन लगते हैं। दोनों मैंने बराबर इसलिए किए क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, 12 पे काटेंगे, 12 दूना 24, ठीक है। फिर 2 पे काटेंगे, 2 निमा 18, 9 आ गया। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 और 3 पचे 15, तो मेरे पास आ गया 3K इज इक्वल टू 5A, यानी K बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। यानी कुशल जो श्रमिक है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और जो अर्धकुशल है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब आगे देखते हैं। 12 कुशल श्रमिक ने कार्य शुरू किया, लेकिन उनमें से 3 कुछ दिनों के बाद चले गए। उन 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्धकुशल श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो सके। देखिए, एक कुशल वर्कर कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम, ठीक है ना। अगर मैं एक दिन का निकालूं, एक दिन में कितना काम होता था, 3 कुशल वर्कर चले गए, तो एक दिन में कितना काम का लॉस हुआ, 5 15 15 यूनिट, ठीक है। अब मुझे ये 15 यूनिट किसी अर्धकुशल से काम करवाना है, और हमें बताना है कितने अर्धकुशल चाहिए। देखिए, हमें काम कितना करवाना है, 15 यूनिट, ठीक है। एक अर्धकुशल जो है वर्कर, वो 3 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 3 × 5 = 15, 15 अर्धकुशल, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 5, 3 × 5 = 15, तो ए की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 5, ठीक है ना। मुझे अर्धकुशल वर्करों की संख्या निकालनी थी, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बाइक की लागत मूल्य का योग 1 लाख रुपए है, एक बाइक पर 20% के लाभ पर बेची गई और दूसरी बाइक 20% की हानि पर बेची गई, यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का लागत मूल्य क्या है। देखिए, जो बाइक है वो कितने की है, दो बाइक 5 लाख रुपए की है, ठीक है ना। उसमें से एक बाइक का मैंने मान लिया जो कॉस्ट प्राइस है वो ए है, और दूसरे का क्या है, बी है, ठीक है। तो ए, एक बाइक का कॉस्ट प्राइस ए, दूसरे का बी, ठीक है। तो ए को बेचा गया 20% प्रॉफिट को, ठीक है, और बी को बेचा गया 20% लॉस पे, ठीक है। तो ए को जब बेचा गया तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, ए का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 120% ऑफ ए, और बी का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 20% का लॉस हुआ है तो 80% ऑफ बी, ठीक है ना। ये क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 40 से काटेंगे, 40 दूना 80, 40 दिए 120, तो 3A बराबर आ गया 2B। यहां से A बाई बी की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। ए बाइक है उसकी कीमत कितनी है, 2 यूनिट, और बी बाइक है उसकी कीमत कितनी है, 3 यूनिट। यानी ए और बी की कीमत कितनी आ गई, ए और बी की कीमत आ गई 5 यूनिट। बट एक्चुअल में कीमत कितनी है, 1 लाख, यानी 5 यूनिट की कीमत 1 लाख है, और 1 यूनिट की यहां से कीमत क्या आएगी, 1 लाख/5 यानी 20,000, ठीक है। लेकिन हमें पहले वाली बाइक का मूल्य निकालना है, पहले वाली बाइक मतलब ए का मूल्य निकालना है, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, एक यूनिट, ए की वैल्यू है 2 यूनिट, ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20,000, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 40,000, ठीक है ना। तो जो पहली बाइक है उसका लागत मूल्य क्या है, 40,000, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन को a-1/2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, जिससे हमें भाग करना है वो गलत दिया हुआ है, वो a-1/2 की बजाय a-1/2 है, और यहां पर भी a-1/2 है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को इससे भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं रिमाइंडर को अलग कर दूं तो ये जो नंबर है इस फंक्शन को पूरा पूरा भाग करेगा, तो यानी ये इसका रूट है, तो a-1/2 को 0 को इक्वल कर सकता हूं, तो यहां से a की वैल्यू क्या आई, 1/2, इस फंक्शन में रखिए, इस फंक्शन में रखेंगे जो रिमाइंडर होगा वो बच जाएगा, 4 × 1/2 का क्यूब माइनस 12 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 1/2 -3, ठीक है। तो यहां से सोल्व करेंगे, 4 × 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 12 1/2 का स्क्वायर 1/4
प्लस यहाँ से 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7 - 3, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए, 4 दूनी 8 यानी 1/2, यहाँ से 4 × 3 = 12, 3 + 7 - 3, तो ये कितना आ गया 7 और आधा, यानी 7 + 1/2, और -3 और -3 - 6, तो 1 1 + ½ यानी ये आ गया 3/2, ठीक है ना। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 3/2, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन आइटम पर केजी आउट ऑफ द गिवन ईयर ऑफ द टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पे क्या है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता लगाना है किस साल में जो वैल्यू थी पर केजी सबसे ज्यादा थी। तो एक 1993 में क्या थी 230 वैल्यू थी, कितनी 110 केजी क्वांटिटी की, ठीक है ना। तो पर केजी कितना हुआ, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 सही 1/11, ठीक है। 1994 में क्या थी 210 रुपए और 95 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा, 19×5 = 95, 5 × 4 = 20, 42/19, ठीक है। 19 दूनी 38 और 4, ठीक है ना, 2 सही 4/19, ठीक है। 1995, ठीक है, इसमें क्या था रेट था 340 और नीचे 125, ठीक है। 5 पे कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 25, और यहाँ पे 5×6 = 30, 5×8 = 40। मैं क्या करता हूँ इसको 4 से गुना कर देता हूँ, इसको भी 4 से गुना करूंगा, तो ऊपर क्या आ गया 6×4 = 24, 240 और 32 272, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 100। तो इस पे इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे 2.72, ठीक है ना। 1996 में क्या रेट था 430, और क्वांटिटी कितनी थी 130, 0 से 0 कैंसिल, 13×3 = 39, 6 3 सही 6/13, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग था, तो आप देख सकते हो 1996 में सबसे ज्यादा है, और उसकी वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन में देखिए 3 पॉइंट समथिंग सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ डिफरेंट ब्रांड PLSEH सोल्ड बाय सप्लायर इन 2018 एंड 19। देखिए 2018 और 19 में एक सप्लायर ने PLSEH ब्रांड के एसी बेचे, जिसका ये बार ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए जो रेड रेड कलर है ये 2019 को दिखाता है, 2019, और जो ब्लू कलर है 2018 को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ब्रांड्स वाज द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन 2018 एंड 19 टुगेदर इक्वल। तो बोल रहा है 2018 और 19 में किस ब्रांड ने इक्वल एसी सेल किए, ठीक है ना, मतलब ब्रांड के एसी सेल हुए, ठीक है ना। तो मैं अगर पी की बात करूं तो 19 में 30 पी ब्रांड के, और 18 में 25, तो टोटल कितना आ जाएगा 55, ठीक है। फिर एल ब्रांड के 38 2019 में, 18 में 30, तो 68 हो जाएगा। और एस ब्रांड के कितने टीवी हैं, सॉरी एसी हैं, कितना आ जाएगा 58। और ई ब्रांड के कितने आ गए 70, और एच ब्रांड के कितने हैं दोनों साल में 68। तो आप देख सकते हो एच और एल ब्रांड जो है दोनों क्या है, दोनों की सेल इक्वल है, तो एच एंड एल बोथ आर इक्वल, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ कोर्स बुक ऑफ साइंस ड्राइंग हिंदी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश sold by a printing company in 2017 or 18, study the graph carefully and answer the following। देखिए साइंस ड्राइंग हिंदी मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बुक सोल्ड की है किसने, एक प्रिंटिंग कंपनी ने 2017 और 2018 में। जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो 2017 है, और जो रेड कलर दिखाई दे रहा है 2018। क्वेश्चन क्या पीछे पूछा है, सेल्स फॉर बुक इन विच सब्जेक्ट हैज फॉलन द मोस्ट बिटवीन 2017 एंड 18, यानी किस सब्जेक्ट की बिक्री, यानी किस सब्जेक्ट की बुक की बिक्री 2017 से 18 में सबसे कम हुई है, गिरी है। अब देखिए अगर मैं साइंस की करूं तो 2017 में 20,000 थी और 2018 में 35,000, तो इसमें इंक्रीज हुआ है। ड्राइंग में 25,000 से 40,000, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। और हिंदी में क्या है 2017 में 30,000 थी, 2018 में 25,000, तो इसमें 5,000 का
डिक्रीज हुआ है, और मैथमेटिक्स में क्या है 10,000 का इंक्रीज हुआ है। इंग्लिश में क्या हुआ 2017 में 32,000 था और 2018 में 20,000 है, तो मतलब यहाँ पे 12,000 का क्या हुआ है डिक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि जो वैल्यू है ये किस में है 1000 में, ठीक है ना, 12,000 का डिक्रीज हुआ है। तो पूछा था कि किस सब्जेक्ट की बुक सबसे कम बिकी है, तो आंसर क्या रहेगा इंग्लिश, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन टेबल दैट shows the number of students who appear in the UPSC exam from 5 different states of India and answer the following question। देखिए यूपीएससी के एग्जाम में 5 स्टेट से बच्चे शामिल हुए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ईयर, ऊपर क्या है स्टेट, ठीक है, स्टेट क्या है एपी यूपी एमपी पंजाब और केरला, और ईयर क्या है 14 से 18, ठीक है। पूछा क्या है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द यूपीएससी एग्जाम इन 2016 और 17। पहले मैं इस पे 16 और 17 पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है ना, 2016 और 17 में फ्रॉम एपी फ्रॉम एपी टू टू दैट ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम यूपी, यानी एपी और यूपी का रेशियो निकालना है किस ईयर में 2016 और 2017 में बच्चों ने कितने बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो एपी की वैल्यू निकालते हैं 2016 में 260 और 17 में 400, तो टोटल स्टूडेंट हो गए कितने 660, और यूपी के कितने हैं 450 और 500 950, ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 66:95, ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन बार ग्राफ शोज द डाटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमेशन नहीं है ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, फ्रॉम 2012 टू 16, ठीक है, जो नीले कलर का है वो ए को शो कर रहा है, और रेड कलर बी को, और ग्रीन कलर सी को, ठीक है ना। विच ब्रांच, यहाँ पे 3 ब्रांच है ए बी सी, विच ब्रांच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑटोमोबाइल्स इन द गिवन पीरियड, ठीक है, तो मैं ए ब्रांच से शुरू करता हूँ। ए ब्रांच का पीरियड कितना है 2012 से 2016, ठीक है ना, तो 2012 में ए की जो ग्रोथ थी वो कितनी थी प्रोडक्शन 40 थी 40, ठीक है, और 2016 में कितनी हो गई 50, ठीक है, तो इंक्रीज कितने का हुआ 10 का इंक्रीज हुआ 40 के ऊपर, तो कितना ग्रोथ हुई है 25%, राइट। अब मैं बी का देखता हूँ, ठीक है ना, बी यूनिट, तो बी यूनिट यानी रेड 2012 में कितनी थी 30, 2012 से 16, 2012 में कितनी थी 30, और 2016 में कितना हो गया 55, ठीक है ना 55, तो कितनी ग्रोथ हुई 25 की, तो 25 की ग्रोथ 30 के ऊपर, ठीक है, इंटू 100 कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, 250/3 यानी 8×3 = 80 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 80% से ऊपर, ठीक है। और सी कंपनी की मैं चेक करता हूँ, सी में क्या है शुरू में कितना था 55, सॉरी 50, और फिर 50 से ये कितनी हो गई 60, यानी 10 का इंक्रीज 50 के ऊपर इंटू 100 कितना परसेंट आ गया 20%, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में है बी कंपनी में, ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है, ब्रांच बी विद ग्रेटर देन 80% ग्रोथ, ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।